So hello everyone, in this video I'll talk about one of brilliant theoretical physicists and one of the greatest mind of 21st century and writer of many international best-selling books. He is Professor Stephen Hawking. At the time of his graduation he was contracted a motor neuron disease that makes him paralyzed within a period of 2 years. But that disease cannot stop him to explore life and discovering many scientific facts like black holes, multiverse and so on. So in this video I'll talk about one of his magnificent works. The name of the book is The Grand Design. So this book is all about ultimate questions of life. This book is written in such a way that any layman without prior scientific knowledge can able to understand the deepest scientific facts and philosophical thought. This book contains 8 chapters. So let's start reviewing this video. चलिए. So the first part of the book is introduction, जिसमें प्रोफेसर स्टेफन हॉकिंग हमें ये बताते हैं कि हर कोई इंसान इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट होते हैं फॉर ए स्पेसिफिक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में हमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है. तो जब हम कोई भी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं तो हमारा मन में कुछ अल्टीमेट क्वेश्चन आता है. हो सकता है जब हम आसमानों का तरफ देखते हैं और हमारा मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो स्टार है, ये जो मून है, ये सब कैसे बिहेव करता है. तो अल्टीमेटली इस यूनिवर्स का जो गवर्निंग लॉ है वो क्या है, क्यों चीज़ें ऐसे हो रहा है, क्यों, वाई देयर इज समथिंग रदर देन नथिंग. तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं. हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग इन सब सवालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते, लेकिन ये सब सवाल हमारे दिमाग में लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर आते हैं. और यही सब है अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, और यही इस बुक का अल्टीमेटली पर्पज है कि इन सब जो क्वेश्चंस है इन सब को साइंटिफिकली क्या आंसर दिया जाता था. क्योंकि इन जिस ग्रैंड डिजाइन बुक्स उन्होंने मेंशन किया कि एंशियंट टाइम में लोग इन सभी सवालों का जवाब गॉड या भगवान का थ्रू से दिया जाते थे. क्योंकि उनका सामने में जब भी कोई नेचुरल फिनोमेना होता था तो लोग बोलते थे कि ये गॉड ने किया. जैसे कि थंडरस्टॉर्म, रेन, ड्रॉट, ऐसे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर होता था तो लोग सोचते थे कि हमने गॉड को नाराज़ कर दिया इसलिए हमारा साथ में ये हो रहा है. और जब लोगों को गुड वेदर, वार नहीं होता था, अच्छा फूड मिलता था, कंफर्टेबल वाला चीज़ें मिलता था, तब लोग ये मानते थे कि हमने गॉड को प्लीज़ किया, सो गॉड प्रोवाइडिंग अस ए ब्यूटीफुल वेदर, ए ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल. सो इन बाइकिंग माइथोलॉजी ये कहा जाता था कि स्कोल एंड हाथी बोल के उनका 2 गॉड थे. वो दोनों क्या करते थे, सन और मून को हमेशा चेस करना, पकड़ने का कोशिश करते थे. जब उन दोनों में से कोई भी एक, या तो सन या फिर मून में से किसी एक को पकड़ लेते थे, उस टाइम में सोलर इक्लिप्स होता था. तब लोग अपना घर से बाहर निकालते थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते थे, क्योंकि उनका बिलीव में ये था कि उनका जो 2 गॉड थे, भगवान थे, एक स्कल और हाथी बोल के, तो उन दोनों में से कोई एक मतलब सन या फिर मून को पकड़ लेते तो वो खाना शुरू कर लेता है. तो लोग इतना ज़ोर से शोर मचाते ताकि वो जो ओल्फ है वो डर जाए, डर के सन या फिर मून को छोड़ दे. तो लोग ऐसे करते थे. इवेंचुअली लोगों ने ये रियलाइज़ किया, ये जो सोलर इक्लिप्स जो होता था ये चाहे ये लोग शोर मचाए या ना मचाए ये ख़त्म हो जाता था. तो हमारा जो होमो सेपियंस का स्पेसीज था, इसका शुरुआत हमारा हुआ साब सहारा डिजर्ट में 2 लाख BC के आसपास, और हमारा पास में आज का डेट में जो रिटन लैंग्वेज जो हमें मिलता है वो 7000 BC तक का ही है. तो टोटल से पहले इंसान थे जिन्होंने सोलर इक्लिप्स को 585 BC में कैलकुलेट किया था. ये एक गेसवर्क था और जो सही भी हो गया. तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हमारा पास में उस टाइम तक जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था जिसे आज का डेट में हम जानते हैं लॉ ऑफ नेचर के नाम से, तो उस टाइम में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन स्ट्रिंग थ्योरी, इसका अलावा हमारे पास में और 3 थ्योरी थे जो आर्किमिडीज ने एक्सप्लेन किया था. तो एक हो गया लॉ ऑफ लीबर, जिसमें बोला जाता है कि स्मॉल फोर्स ऑफ एनर्जी कैन अपलिफ्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ मास. तो कोई भी छोटा चीज़ एक बड़े चीज़ को भी उठा सकता है. सो सेकेंड हो गया लॉ ऑफ बियॉन्सी, एंड थर्ड हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. बट आर्किमिडीज ने इन सभी चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्वेशन एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था. और उस टाइम तक ये नहीं होने का कुछ कारण भी था, क्योंकि हमारा पास में हमें सेकेंड और जो मिनट इन ऐसे और फिर कुछ साइंस थे, इक्वल साइंस, तो ये सब हमें 16 और 17 सेंचुरी का बीच में पता चला. उस टाइम में उन लोगों का पास में कैलकुलेशन करने के लिए इक्विपमेंट नहीं था और बहुत सारी चीज़ों का भी प्रॉब्लम था. इसलिए उस टाइम का जो भी कुछ क्लासिकल पीरियड का जितना भी थ्योरी था उन सबको क्वांटम फिजिक्स अभी सभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि क्वांटम फिजिक्स एक डिफरेंट ब्रांच है और क्लासिकल फिजिक्स अलग है. क्लासिकल फिजिक्स का अंदर में फिलोसफी का एक जगह होता है, बट क्वांटम फिजिक्स में वो चीज़ नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू स्टेफन हॉकिंग, कोई होमो सेपियन आर सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ क्वांटम फ्लक्चुएशन इन द अर्ली यूनिवर्स, और हम बस एक यूनिवर्स का एक क्वांटम एनर्जी है और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं. और क्वांटम फिजिक्स प्रेडिक्ट करता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो बस एक सिंगल यूनिवर्स नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे यूनिवर्स है जिसका सबका अपना खुद का एक हिस्ट्री है, खुद का एक वे ऑफ वॉकिंग जो एक हिस्ट्री होता है सभी का कि कैसे बना क्या हुआ. सो
तो ये लोग ये स्टीफन हॉकिंग ये बताते हैं कि ये जो कुछ भी था ये सब आउट ऑफ नथिंग से हुआ है, और इसको आउट ऑफ नथिंग से हुआ है। यहाँ में जाकर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डज दिस यूनिवर्स रियली नीड ए क्रिएटर, क्या इस यूनिवर्स को बनाने के लिए कोई क्रिएटर का ज़रूरत था, जिसका आंसर इन्होंने बोला कि आउट ऑफ नथिंग। सो यू माइट बी रिमेंबर दैट एट फर्स्ट आई टोल्ड यू दैट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टीफन हॉकिंग वाज एन एथियस्ट। वो गॉड में बिलीव नहीं करते, वो नेचुरल फिनोमेना में बिलीव करते लोगों पर। तो सबका अपना अपना खुद का एक परसेप्शन है। उन्होंने खुद कहा कि अच्छा ये हम नेक्स्ट में बात करेंगे। सो इन द नेक्स्ट जो चैप्टर है उनका, ये अल्टीमेटली यही चीज़ का ऊपर में बात करता है कि एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री विल। सो फ्री विल एग्जिस्ट होता है या नहीं, इसमें हमेशा से क्लासिकल पीरियड से लेकर आज तक इसमें बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था और आज भी चल रहा है इसका बारे में। सो उस स्टीफन हॉकिंग्स ने इस चीज़ का ऊपर में अपना खुद का पॉइंट ऑफ रखते हुए उन्हें ये कहा कि एंशियंट टाइम में लोग इन सभी जो भी नेचुरल लॉ उनका आसपास में होता था, इन सभी चीज़ों को लोग गॉड से रिलेट कर लेते थे, भगवान से रिलेट कर, जैसे गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ वार, गॉड ऑफ मनी एंड लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स। तो हर कोई चीज़ जो भी उनका आसपास में होता था, जिसको वो समझ नहीं पाते ना समझना चाहते थे, वो बस उसको गॉड से रिलेट कर देते थे। ऐसा स्टीफन हॉकिंग का कहना है इस बुक में। तो फिर क्या हुआ कि 16 एंड 17 सेंचुरी का पास में जब गैलीलियो और रिन डिकार्टिस जैसे साइंटिस्ट सामने आए, उन्होंने बोला कि ये जो नेचुरल जो भी लॉ हमारे आसपास में हो रहा है, हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन का थ्रू हम इन सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन सबको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर ने हमने बहुत कुछ द मिस्ट्री ऑफ बीइंग, कि हम इस दुनिया में क्यों है, इसका रियलिटी क्या है, व्हाई देयर इज समथिंग स्पेसिफिक लॉ, क्यों देयर इज, यहाँ में ऐसा क्यों है कि ग्रेविटी बस नीचे का तरफ में जाता है, क्यों स्टार ऊपर में है, क्यों देयर इज़ ब्लैक होल्स, और क्यों हम एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सभी सवालों के लिए उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि हम जो यूनिवर्स का जो मैप देखते हैं, क्या इसी मैप में पूरा यूनिवर्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप बोल सकते हो हाँ कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कि अगर आप कर सकते हो तो ये इंडिया का अगर हम देखेंगे मैप का, तो इसका इतना ही जगह आता है इंडिया का मैप। तो क्या इंडिया एक्चुअल में इतना बड़ा है ना, बहुत बड़ा है इसका, क्योंकि हर एक कंट्री का अंदर में एक स्टेट होता है, बहुत सारे स्टेट होते हैं, उन सभी स्टेट का कुछ अपना सिटी होते हैं, फिर सिटी का अंदर में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का अंदर में टाउन होते हैं, टाउन का अंदर में फिर बहुत सारे विलेज होते हैं। तो उसी तरह हम कोई एक पार्टिकुलर मैप से फुल्ली पूरा यूनिवर्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसी तरह कोई ऐसा एक थ्योरी नहीं है जो एक साथ में सभी सवालों का जवाब दे सकते। उनका पास में पहले से एक थ्योरी था, एम थ्योरी, जो एक थ्योरी नहीं है, जो एक फैमिली ऑफ थ्योरीज कहा जाता है उसको। सो उसी तरह एक ही कोई थ्योरी नहीं है जिससे हम सभी क्वेश्चन का आंसर एक साथ में दे सकते हैं या फिर जान सकते हैं। तो चलिए आज अभी इस जो बुक्स है मैग्निफिसेंट जो वर्क है उनका जो नेक्स्ट चैप्टर उन्होंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री विल। एक्चुअली फ्री विल है क्या और इसके बारे में हमें क्यों जानना है। एक्चुअली ये उन्होंने, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्टीफन हॉकिंग एक एथियस्ट थे, उनको बस साइंटिफिक गवर्निंग लॉ पे बिलीव था। उनको ये नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई सुपरनेचुरल पावर है या फिर अल्टीमेटली कोई है सुपर पावर जो इन सभी चीज़ों को गवर्न कर दे। उनको लगता है कि ये सब नेचुरल फिनोमेना और हम भी क्वांटम एक फ्लक्चुएशन का एक हिस्सा है और नथिंग मोर देन वी आर बायोलॉजिकल एक मशीन है इस यूनिवर्स का। तो इस बात को लेकर हमेशा से बहस चला कि क्या इंसानों के पास में फ्री विल है, क्योंकि ये गॉड और साइंस जो एथियस्ट, जो रिलीजियस और एथियस्ट का बीच का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जो रिलीजियस बिलीफ है वो ये बताता है कि गॉड ने इंसानों को हमेशा से फ्री विल दिया हुआ है कि तुम अपना लाइफ में क्या करना है, अच्छा करना है, गलत करना है। अगर जिसने अच्छा किया उसको हेवन मिलेगा, जिसने गलत किया उसको हेल मिलेगा। सो साइंटिफिकली उन लोगों ने ये कहा कि स्टीफन हॉकिंग्स ने ये कहा कि क्या हमारे पास में सही में फ्री विल है। क्योंकि अगर हम एक बैक्टीरिया से लेकर अगर हम होमोसेपियन जो हम इंसान यहाँ तक देखें, इसका बीच में जितना सारा स्पेसीज है, इन सभी को हम एनालाइज करें तो सबका एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड है, सबका एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कंफर्ट है। सो जैसे कि एक बैक्टीरिया को उसका खुद का एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फूड ही वो खाना चाहता है बाय नेचुरल लॉ। तो यहाँ में फ्री विल कैसे एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो रेनी डिस्कार्टिस बोल के एक बहुत बड़ा फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि इंसान दो चीज़ से दो चीज़ का कॉम्बिनेशन से बना, एक होगा इसका बॉडी और दूसरा होगा इसका सोल। तो जो बॉडी है वो ये साइंटिफिक जो भी गवर्निंग लॉ इन साइंस का टॉपिक है, जो बॉडी है हमारा, इसका जो सोल है ये कोई साइंस का कोई टॉपिक ही नहीं है कि साइंस इस पर डिस्कस करे। तो इसका रिप्लाई में स्टीफन हॉकिंग से अपना बुक्स में बताया कि रिसेंटली जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन से हमें ये देखा गया कि हमारा सर का अंदर में टाइनियल ग्लैंड बोल के एक जगह है, यहाँ में एग्जैक्टली यहाँ में। तो ये जो जगह है, तो डिकार्टिस ने ये कहा था कि इसी जगह में हमारा जो सोल है ये यही में बैठता था दिमाग का।
तो स्टीफन हॉकिंग्स ने ये कहा कि जो रिसेंट एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि हमारा जो टाइनियल ग्लैंड है, जहाँ में सोल बोला गया कि लाइज करता है, इस जगह को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज का थ्रू या फिर उस जगह में कोई भी रिएक्शन करके हमारा जो किसी भी इंसान का अंदर में डिजायर ऑफ टॉकिंग, उसका हाथ को मूव कराना, चाहे वो इंसान कॉन्शियस में रहे, चाहे वो इंसान डेथ मर भी जाए, तो फिर भी इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि इंसानों का हाथ को मूव किया जा सकता है, इंसानों का द्वारा बोला भी जा सकता है। तो अभी फिर स्टीफन हॉकिंग्स ने यही क्वेश्चन बोला कि फिर फ्री विल कहाँ में है, क्योंकि फ्री विल अल्टीमेटली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्रिएट कर पा रहे किसी इंसान का अंदर में हाथ को मूव करने का, बात करने का, लिप्स को मूव करना, आर्म फुट जो भी हम करते हैं नॉर्मली, इन सभी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिएक्शन का थ्रू से भी हम उसको करा सकते हैं। तो फ्री विल कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो इस चीज़ के ऊपर में साइंस ने ये कहा कि साइंस ने कहा कि साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म बोल के उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया, जो कॉन्सेप्ट ये बताता है कि इस यूनिवर्स में जितना सारी चीज़ें होता है ये कोई फ्री विल नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं होता, ये सभी चीज़ कोई ना कोई गवर्निंग लॉ जो है उसी को फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। तो चलिए इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है ये और भी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बात करते। तो उन्होंने उनका जो नेक्स्ट चैप्टर था उसमें उन्होंने ये कहा कि जो रियलिटी क्या है, मतलब अल्टीमेटली रियलिटी क्या है। क्योंकि अगर आप किसी भी इंसान से बात करोगे तो सबका खुद का एक परसेप्शन है, सबका खुद का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला थॉट है, सभी दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं। जैसे कि कोई हमने एक सुना है ऐसे, या फिर आपको भी पता होगा कि अगर यहाँ में एक 9 लिखा हुआ है 9, तो 9 का ऑपोजिट में जो इंसान है वो इसी 9 को 6 देख रहा है, और जो ऑपोजिट में वो इसको 9 देख रहा है। अगर मैं बोलूँ कि ये 9 है और अगर आप बोलो कि ये 6 है, तो इनमें से हम दोनों में से कौन सही है और इसका रियलिटी क्या है, यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो इस नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें इन्होंने इस टॉपिक के बारे में बात किया कि इस यूनिवर्स का एक्चुअल में रियलिटी क्या है। क्योंकि जैसे कि इन्होंने कहा कि ये एथियस्ट है, ये गॉड में बिलीव नहीं करते, जैसे कि मैं तो गॉड में बिलीव करता हूँ, और भी बहुत सारे लोग, अब गॉड में भी लोग बहुत अलग अलग डिफरेंट गॉड में बिलीव करते हैं। तो इसका अल्टीमेटली रियलिटी क्या है इसका सोल्यूशन, ये सब कुछ चीज़ें इतना मैसअप क्यों है। तो इस बारे में इन्होंने इस चैप्टर 3 में बात किया कि रियलिटी। उन्होंने कहा कि इटाली का मांजा बोल के एक जगह था, जो सिटी है, उसी में क्या था, गोल्ड फिश जो एक बॉल का अंदर में मछली को बॉल में रखते थे, तो उसी सिटी काउंसिल ने क्या बैन लगा दिया पेट ओनर का ऊपर में कि जो भी पेट ओनर अपना घर में गोल्ड फिश को रखेंगे तो वो कोई भी कार्व शेप वाला बॉल का अंदर में नहीं रख सकते गोल्ड फिश को। अब ऐसा क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि जब कोई भी गोल्ड फिश को एक कार्व शेप का ग्लास का अंदर में रखा जाता है तो गोल्ड फिश का जो नज़रिया होता है इस दुनिया को देखने का वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, क्योंकि वो अंदर से ये देखता है कि जब भी कोई चीज़ उसका सामने से मूव होता है वो उसका ग्लास से मूव हो रहा है। तो इसलिए उसको जो एक नेचुरल जो व्यू मिलना चाहिए था वो क्या आता है, एक डिस्टॉर्टेड वाला व्यू नज़र आता है। तो अगर उस गोल्डफिश ने उस गोल्डफिश का बॉल का अंदर में रहते हुए एक लॉ बना लिया, क्या वो लॉ सही होगा? क्योंकि वो गोल्डफिश जिस नज़रिए से इस दुनिया को देख रहा है वो तो देख रहा है कि कोई भी चीज़ जब मूव करता है तो वो ग्लास से ही लग के मूव होता है। तो वो अपना इस नज़रिए का, इस पॉइंट ऑफ व्यू का ऊपर में वो भी अपना खुद का एक लॉ बना सकता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि गोल्डफिश का नज़रिया सही है, और क्या हम भी ऐसे गोल्डफिश के बॉल का अंदर में नहीं है, इसका भी क्या रियलिटी, इसका कैसे बता सकते हैं कि हम भी जो नज़रिए जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं क्या ये भी उस गोल्डफिश की तरह नहीं है। तो जब गोल्डफिश अपना बॉल का अंदर में रहते हुए ये जो नेचर को देखते हुए अगर उसने एक लॉ बना लिया और बाहर से किसी इंसान ने एक लॉ बनाया, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कौन सही है। तो इसमें जो साइंटिफिक लोग ये बताते हैं कि ये कौन सही है और कौन गलत, इसमें हम नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो इस वीडियो शायद थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। अभी हम इस चैप्टर 3 में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक बाकी है बात करने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी का बातें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।